अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ रूम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले हम सियासत के मैदान का रुख करेंगे। इंतखाबात की तैयारियों, सियासी जमातों की हिकमत अमली और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आम इंतखाबात 2024 के लिए ज़ाब्ता अखलाक तय किया गया है, उस पर हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। एक दिहाई से आलमी ट्रॉफी की खोज में लगी भारतीय टीम ने घर आई ट्रॉफी को किस तरह से गवा दिया और पैट कमिंस का जो अज़्म था वो किस तरह से हकीकत में ढला, और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही लाखों भारतीय तमाशाइयों के होते हुए किस तरह से भारत ये मैच हारा। न सिर्फ हारा बल्कि उसके बाद उसने जो बदतरीन मेजबान होने का सबूत दिया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। रोहित शर्मा की टीम होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने अपनी मर्जी की पिच पर ये मार्का भी हार गई और अनबीटन टीम थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने छठी बार वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम किया और इस तरह से ये जो मामला था वो सोशल मीडिया पर चला गया, मीम्स की भरमार हो गई और सबसे ज़्यादा इस मीम का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया से ही आ रहा है। कोई मोदी को मनहूस करार दे रहा है तो कोई कप्तान पर ताने कस रहा है, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया है। न्यूज़ रूम में भारत की हार और मुमकिन वजूहात और बात की सूरत हाल जो खासी दिलचस्प है उस पर बात करेंगे। कराची का भी रुख करेंगे जहां डकैती वाक़े में पुलिस एहलकार मुलविस निकले हैं। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ उसकी भी हम बात करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो शिकायत थी उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 10 मिनट का वक्फा किया गया और बताया जा रहा है कि इस वक्फे के बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं उनका जायजा लिया जाएगा। उधर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है काउंसिल की कार्रवाई और नोटिस को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा भी की गई है। तो इस तरह से एक जज के खिलाफ मामला खारिज हो गया जबकि दूसरे जज का मामला 10 मिनट के वक्फे के बाद अब सुना बिल्कुल जाएगा। ऐसे इस इजलास में मजीद क्या हो रहा है और इजलास का अहवाल क्या है जान लेते हैं। मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल बताएगा इजलास का अहवाल। आदिल आप तक आवाज़ आ रही है तो बताइएगा। इजलास जिसमें वक्फा हो गया है लेकिन इससे पहले इजलास में क्या हुआ बताइएगा हमें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो हो रहा था, उसमें वक्फा किया गया, 10 मिनट का वक्फा किया गया था। ताहम इस वक्त दोबारा जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत ये इजलास जो है इस वक्त जारी है, जिसमें जो इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो आमना मलिक की शिकायत थी वो भी ज़ेर गौर आई। उसमें शिकायत करनुंदा आमना मलिक जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। इसके अलावा इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत थी वो भी ज़ेर बहस आएंगी, ये कहा गया है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक शिकायत करनुंदा मियां दाऊद जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी ज़ेर सदारत इजलास जो है इस वक्त जारी है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल काउंसिल ने सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो शिकायत थी वो खारिज कर दी है। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज की गई है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत का जायजा है उसमें उसके बाद वक्फा किया गया था और अब वक्फे के बाद दोबारा जो है इस इजलास जो है वो जारी है। इसकी सदारत जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को भी शो कॉज नोटिस गुज़िश्ता इजलास पर जारी किया गया था, जिसे जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं उनकी जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में शो कॉज नोटिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म की जाए। ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। साथ ही ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते।
टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर भी पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। दरख्वास्त में कहा गया कि कौंसल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से वकील जो मखदूम अली खान है उनकी जानिब से यह दरख्वास्त बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की तफसीलात जो हैं वो भी तलब कर रखी हैं। इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास जो है वो जारी है। ठीक है आदिल, आप हमें इजलास का अहवाल बता रहे थे। इजलास जारी है, 10 मिनट का वक्फा हो, उसके बाद जो इजलास है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। सरदार तारिक के हवाले से आप बता रहे थे कि जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई है और दूसरे पर मुख्तलिफ पहलुओं से गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इजलास का अहवाल तफसीलन बताया। दूसरी तरफ फैजाबाद धरना कमीशन का आज पहला बाकायदा बाज़ाब्ता इजलास हुआ। साबिक़ आईजी अख्तर शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास था। ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी कमीशन में से 1 रुकन की अदम दस्तयाबी के बावजूद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कमीशन ने इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब तक फैज़ाबाद धरने के बारे में होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। 1 रुकन अपनी वालिदा की तबीयत की ख़राबी की वजह से मौजूद नहीं थे। 2 अरकान ने आज ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है 60 दिनों की, क्योंकि एक टाइम लाइन है, एक डेड लाइन है जो इस कमीशन के सामने है। और 2017 का फैज़ाबाद धरना उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कुछ सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे के ज़रिए उठाए गए थे और कहा गया था कि हुकूमत इसकी इंक्वायरी करे। अब जब नज़रसानी के मामलात को सुना गया तो अमल दरामद का सवाल उठा, और जब अमल दरामद से मुतालिक पूछा गया तो वो इंक्वायरी कभी हुई ही नहीं थी। तो फिर ये इंक्वायरी कमीशन बिलाखिर बनवाया गया और इस इंक्वायरी कमीशन को 60 दिनों की एक डेडलाइन दी गई है कि वो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करे, प्रोब करे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रिपोर्ट पेश की जाए। और फिर उसके बाद वो मरहला आएगा अमल दरामद वाला, और उसमें अगर जिम्मेदारान का कुछ तयन होता है तो फिर देखा जाएगा कि वो जिम्मेदारान कौन है और फिर सुप्रीम कोर्ट उससे मुतालिक क्या फैसला करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पे बात कर लेते हैं। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बताइएगा। आज जैसे कि इस्लामाबाद फैजाबाद धरना कमीशन का बाज़ाब्ता इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक कमीशन का इजलास साबिक़ आईजी अख्तर शाह की ज़ेर सदारत हुआ। 3 रुकनी कमीशन में से 1 रुकन की अदम दस्तयाबी के बावजूद काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए का मजीद कहना है कि कमीशन ने इब्तिदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमीशन ने अब तक फैजाबाद धरने के बारे में होने वाले इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। फैजाबाद धरने के हवाले से पैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला किया गया है और आइंदा इजलास में धरने केस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इंतजामी अफसरान को तलब करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने मजीद कहा है कि इजलास में साबिक़ आईजी ताहिर आलम शरीक ना हो सके। इजलास में कमीशन के तीसरे रुकन एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला भी आज शरीक हुए और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये कमीशन बनाया गया था और आज जैसे कि बाज़ाब्ता तौर पर इजलास आज हुआ। ठीक है, और कमीशन ने तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया साकिब सईद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। फैज़ाबाद धरने के बारे में होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं और साथ ही साथ जो पैमरा से वीडियो रिकॉर्ड था उसको भी लेने का फैसला किया गया है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हवाले से, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से पहले नताइज तय करने हैं तो इंतखाबात का कोई भी फ़ायदा नहीं। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो आने वाला वज़ीर आज़म कोई मसला हल नहीं कर सकेगा। लाहौर में वो एक जलसा करने वाले हैं, 2/3 की बातें कर रहे हैं, हुकूमत से निकलते ही नारा लगाते हैं, यानी उनकी जानिब से तंज़ो तनकीद किया गया। 21 अक्टूबर के जलसे पर बेसिकली तनकीद की है। वो क्या कह रहे थे जरा सुनिए। तो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है उसको, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। इक़्तिदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, जमहूरियत भूल जाते हैं, जेल में आ जाते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो अयूब खान इससे बेहतर लीडर नहीं था। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो की तरह बनना की शौक बन जाता। जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो आइन को भी याद आते हैं, उनको जमहूरियत भी उनको याद आता है। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं
कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, हम देखते हैं कि अवाम कौन सा फैसला करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल में कि वो लोग जो बाई इलेक्शन से भागते थे, खौफ के डर के मारे भागते थे, जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद। खैर, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर है 21 अक्टूबर के मामलात पर। तो इतना बड़ा क्राउड जब खामोश हो जाए तो वो कह रहे हैं इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है, और उन्होंने करके दिखाया। कल उनका स्पेल भी बड़ा शानदार था जो उन्होंने बॉलिंग की, खुद कमेंट्स ने बिल्कुल ऐसी, और वो जो सकूत था या खामोशी थी वो उसको एंजॉय कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट फैंस भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को दाद दिए बगैर नहीं रह सके। कहते हैं कि पैट कमिंस ने जो कहा वो करके दिखाया। किसी ने टॉस हारने को भारत की शिकस्त की वजह करार दिया और किसी ने मैच फिक्सिंग का इल्जाम भी लगाया। रिग्रेट इज कि उन्होंने लड़ाई नहीं की, यानी भारतीय सुरमाओं ने लड़ाई नहीं की, और मैच में वो ये सोच कर आए थे जीतेंगे, लेकिन खैर लड़ाई के बगैर कैसे जीत सकते थे। इंडियन मीडिया खैर क्या ही कहने, जिस तरह से बनवाया गया और मैच जाता रहा, उसी तरह से हवास भी डेडलाइन दी गई है जाते रहे। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 47 रन पर जब 3 विकेटें गिरी तो खूब भंगड़ा डाला, और फिर जब फतह हुई ऑस्ट्रेलिया की तो क्या रवैया था, क्या अंदाज थे, क्या तबसरे थे, क्या उनकी आप कह लीजिए कि जली कटी बातें थी, वो जरा आप पहले देखें। इसमें हमने बिफोर आफ्टर क्रिएट किया, पहले आप वो जो बिफोर वाला सिनेरियो जरा उसको देखें। तो ये हकीकी जज्बात हैं, और मुझे इसमें खुशी है कि हमारी जब टीम हारती है तो हम बड़े सेंसिबली उनसे बात करते हैं, और हम उनकी इज़्ज़त का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इंडियन मीडिया को या इंडियन सोशल मीडिया को इस चीज़ की अभी खैर तमीज़ नहीं है। और कल जब हम भी मैच देख रहे थे और मैच जब बिल्कुल इख्तिताम पे था तो हम वेट कर रहे थे कि इंडियन मीडिया जो है उसने बहुत ट्रोल करना है, शायकीन ने बहुत ट्रोल करना है। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल जो था ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और भारत ने इबरतनाक शिकस्त का सामना किया। हिंदुस्तानी शायकीन भी आपे से बाहर हो गए, और हार का जो मलबा है जनाब उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी पे गिराया, और वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म पनौती हैं। हाँ, अब पनौती का जो मतलब है वो, और इरफान पठान और हरभजन सिंह की भी खूब दुर्गत बनाई जा रही है, वो कैसे ज़रा आप देखिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जीत पर इंडिया का रद्द अमल था। क्या शायकीन, क्या सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उसके ज़रिए, और फिर क्या खुद नरेंद्र मोदी, और किस तरह से वो ट्रॉफी देकर भागे हैं। लेकिन उबैद कल पूरा पाकिस्तान जो था वो सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया को, और बड़े ही खुश हुए। हाँ, जाहिर है हमारी टीम तो थी नहीं, फिर हमने किसी और को सपोर्ट करना सिर्फ हमारी टीम यहाँ नहीं थी, बल्कि उबैद जो एक रैंकिंग जारी हुई है टीम ऑफ ICC वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी टीम नहीं है, और काफ़ी अफसोस की ये बात है। खैर, ये टीम का ऐलान हुआ है। भारत के रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप टीम के कप्तान हुए हैं, और इसके अलावा 12 रुकनी स्क्वाड में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इस ICC वर्ल्ड कप टीम में डी कॉक हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, KL राहुल हैं, मैक्सवेल हैं, जडेजा हैं, बुमराह हैं, मधुशंका हैं, जैम्पा हैं, मोहम्मद शामी भी इसमें शामिल हैं। जबकि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले जो फास्ट बॉलर हैं कोटजे, उन्हें 12वें खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया गया है। तो इस तरह से जो इस टूर्नामेंट की क्रीम सेलेक्ट की गई है उसमें सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा नंबर इंडियंस का है, ये भी बड़ा दिलचस्प है, और उसके बाद ये कि फिर इसमें पाकिस्तानी कोई नहीं है, तो ये भी दिलचस्प है। शायद अभी क्योंकि पाकिस्तानी कोई नहीं है, इससे पहले हम देख रहे थे कि टॉप रैंकिंग में जब नाम आ जाते थे तो उसके बाद काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो शायद बड़ी शानदार इनिंग थी, बिल्कुल। इसके अलावा आप बाकी तो खैर गिला शिकवा कर सकते हैं, शाहीन ने बहुत ज्यादा रन लीक किए और हारिस ने रन लीक किए, लेकिन फखर की बड़ी शानदार इनिंग थी। खैर, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, हमारे लिए तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। अब हम फोकस कर रहे हैं दौरे ऑस्ट्रेलिया पर, और आज उसके लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है। कौमी टेस्ट टीम की कप्तानी शान मसूद करेंगे, PCB पहले ही अनाउंस कर चुका था। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हारिस रऊफ दौरे के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कौमी टीम में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली शामिल हैं। सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, अब्दुल्ला शफीक और अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, सऊद शकील, मीर हमज़ा को भी शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल भी साथ जाएंगे। चीफ सेलेक्टर
वहाब रियाज कहते हैं कि वो तनकीद से नहीं घबराते हैं, हसन अली जैसा खिलाड़ी है, वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देगा। सो लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल टूर रहता है, लेकिन हमारी टीम क्या करती है हम दुआई कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। चौधरी अशरफ साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, पहले तो इस स्क्वाड से शुरू करते हैं, फिर हम कल के जो मामलात उनको डिस्कस करेंगे, इंडिया की हार और उनका फिर रवैया। लेकिन ये जो स्क्वाड है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बैलेंस है, सबसे बेस्ट है? नए चीफ सेलेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी या कुछ रह गया अभी? ये जो टीम अनाउंस की गई है, यही वनडे पे ज़्यादातर खिलाड़ी यही थे जो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल थे। 2-4 चेहरे सामने आए हैं, लेकिन इस चीफ सेलेक्टर ने भी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं साहबजादा फरहान, उनको शामिल नहीं किया। ये हैरान कुन बात है। इसके साथ साथ जो अंदर की बात यही है कि जो हारिस रऊफ ने इनके साथ इख्तलाफात करके टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया। कल रात तक जो चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज और उनके साथ जो टीम के हेड कोच बनाए गए हैं और टीम डायरेक्टर भी हैं मोहम्मद हफीज, वो रात गए तक मनाते रहे हारिस रऊफ को कि वो टीम के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया में जाएं, उनकी ज़रूरत है। फास्ट बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी के साथ एक और फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, तो वो आप ही साथ दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं कि वो यही है कि वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ ने जो गुज़िश्ता दिनों जो वर्ल्ड कप के दौरान एक चैनल पर बैठकर हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी और जो हमारे बॉलर्स को तनकीद की, उसका नतीजा था कि वो दिल बर्दाश्ता हुआ और उसने कहा कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर नहीं जाएंगे। तो चीफ सेलेक्टर यही है, हारिस कहीं जज्बाती होकर रिटायरमेंट ही ना ले ले? नहीं अवैध, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि थोड़ा इमेच्योर है, बिल्कुल उतना ही इमेच्योर जितना इमामुल हक की कारकर्दगी को देखते हुए स्क्वाड में रखना। नहीं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमामुल हक की कारकर्दगी किया है। अब्दुल्ला शफीक इसमें है, शान मसूद है। अब 4 ओपनर्स इस स्क्वाड में पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए हैं। 3 टेस्ट मैचेस हैं, कौन ओपनिंग करेगा? क्या शान मसूद इनिंग्स का आगाज करेंगे, अब्दुल्ला शफीक के साथ करेंगे या इमामुल हक के साथ करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एक सवाल रहता है, ये खैर अफसोस का मरहला ये है कि हमारी टीम के साथ ये सवाल हमेशा ही रहता है। हम ऐसा जबरदस्त कॉम्बो बनाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमने किसको किस नंबर पे खिलाना है, क्योंकि एक नंबर के 4-4 खिलाड़ी हमारे पास होते हैं। खैर, लेकिन अच्छी बात, हाँ बोले चौधरी साहब, लेकिन अच्छी बात इसके साथ ये भी है कि नसीम शाह के हवाले से बताया कि वो अगले 1 से 2 हफ्ते में वो ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे और मोहम्मद हसनैन है, उन्होंने वार्म अप शुरू कर दिया है। लेकिन हैरान कुन बात एक और भी है कि चीफ सेलेक्टर ने कहा कि जो हसन अली है, उन जो काउंटी क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस थी, उस बिना पर उनको 4 रोज़ा मैचों में जो वहां पर कारकर्दगी, उस वजह से टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। लेकिन वो इस बात का जवाब ना दे सके। जो मोहम्मद अब्बास हैं वो भी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में, अच्छा इसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिजवान भी हैं और सरफराज भी हैं। अब रिजवान खेलेंगे तो सरफराज बेंच पे होंगे, फिर अगर वो पानी पिलाने आएंगे तो लोग बोलेंगे देखो ये तो कप्तान था, ये तो इतना बड़ा प्लेयर है, इसको पानी पिलाने पे लगा दिया। और अगर रिजवान को बिठाएंगे, सरफराज खेल रहे होंगे तो बोलेंगे देखो इतना जबरदस्त बैटर है, कीपर है, उसको पानी पिलाने पे लगा दिया। तो ये कैसे हुआ है कि एक साथ 2 कीपर जा रहे हैं? इसको मैनेज कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? कोई फील्डिंग करेगा इसमें से? रिजवान कर लेते हैं वैसे। जी उबैद, बिल्कुल जी उबैद, मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो पिछली 2 सीरीज होम सीरीज में खेली गई हैं, उसमें सरफराज जो हैं वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा थे, और जबकि मोहम्मद रिजवान, उनकी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि उनको टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया जाए। तो लिहाजा जब होम सीरीज में मोहम्मद रिजवान बेंच पर बैठ सकता है और सरफराज प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकता है, तो इसी तरह जो दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो पहली चॉइस होगी टेस्ट सीरीज में, वो सरफराज अहमद की होगी। सरफराज अहमद की क़यादत में सरफराज ने आखिरी मैच में यहाँ पर संची स्कोर भी की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, और अभी उनकी डोमेस्टिक में भी बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। चौधरी साहब, इससे पहले कि हम आपका शुक्रिया करें, ज़रा क्विकली बताएं, आपने दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट स्टेडियम्स में एक टीम को हारते देखा है, एक टीम को जीतते देखा है, लेकिन कल के मैच में जो इंडिया ने अपनी हार के बाद किया है, जो रवैया अपनाया, मतलब अपने वज़ीर आज़म को पनौती कह दिया, इरफान पठान को नहीं छोड़ा, हरभजन को नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और फिर जिस तरह से वो लताड़ते रहे यादव को, के राहुल को, ऐसा कहाँ होता है? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन हैं ये लोग? देखिए जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस टीम को भगवान बना रखा है अपना, और वो क्रिकेट को पूछते हैं और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि भारतीय टीम जो कहीं भी हारे, और ख़ास तौर पर वो अपने होम ग्राउंड पर। अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि एक तरफ 1,25,000 और 11 खिलाड़ी, और ये जो
इतना लंबा आपने बताया, लोगों का बताया कि वहां पर मौजूद था और वो जो ऑस्ट्रेलिया की 11 खिलाड़ियों को शिकस्त देने में नाकाम रहे। तो भारतीय शायकीन क्रिकेट किसी तौर पर भी, वो साबिक क्रिकेटर्स हों, वो उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हों, वो अपनी भारतीय टीम को अपने होम ग्राउंड पर हारता हुआ देख ही नहीं सकते। यही वजह हुई कि आपने देखा जो ट्रॉफी की तकरीब रूनमाई तकसीम इनामात थी, तो उसमें नरेंद्र मोदी का जो एटीट्यूड था वो सबके सामने था। पूरी दुनिया में उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक वजीर आजम को कम से कम अपने घर में आई टीम के मेहमान कप्तान को शाबाश देनी चाहिए थी, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। यही एक अच्छी नेशन का जो नाम होता है, निशान होता है। लेकिन मुझे डर है कि नरेंद्र मोदी का ये ना कहते मैं भी अंडर ट्रेनिंग हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला क्या करना है। खैर, बहुत शुक्रिया। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और कौमी टीम का स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है आपके सामने, और हारिस रऊफ अलबत्ता नहीं, और हारिस रऊफ बताया जा रहा है कि इसलिए दिल बर्दाश्त है कि जो चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज, उन्होंने और मोहम्मद हफीज़ ने जो टीवी टॉक शोज होते रहे इस दौरान वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन, उसमें तनकीद कर दी थी। दिल बर्दाश्त हो कि कहीं रिटायरमेंट ही ना ले लें, क्रिकेट ही खेलना ना छोड़ दें, इतना छोटा दिल। हाँ, लेकिन यह है कि दिल उनका टूटा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मियांवाली से पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली की हम बात कर लेते हैं। अमजद अली खान ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी है। एक वीडियो बयान भी उनकी जानिब से जारी हुआ है जिसमें उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात थी उनकी मजम्मत की है। अमजद खान न्याजी हैं जो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि मेरे कॉलीग्स ने बताया कि वो रेजोल्यूशन जो पास हुई है 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं, साथ ही साथ मजम्मत करते हैं और पार्टी को खैर बात कहते हैं। खैर, देखना यह है कि अमजद खान न्याजी जो है उनका जो मैं रिजोल्यूशन पेश करवा रहा था, गिरफ्तारी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गिरफ्तारी भी दे दी है, पूरा नहीं थी में वो नामजद भी होंगे, तो इस सिलसिले में आप नहीं होंगे। कौमी टीम में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली शामिल हैं। सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, अब्दुल्ला शफीक और अबरार अहमद भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। साइम अयूब, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील, मीर हमजा को भी शामिल किया गया है। मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, खुरम शहजाद, आमिर जमाल भी साथ जाएंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि वो तनकीद से नहीं घबराते। हसन अली जैसा खिलाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देगा, उनकी जानिब से ये कहा गया है। देखना यह है कि अब वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसमें हमारी टीम की क्या परफॉर्मेंस रहती है। जो कि लूप होल्स थे उनको ओवरकम किया जाता है, जो तमाम तर मामलात हैं वो असरअंदाज होते हैं या नहीं, और जो वर्ल्ड कप की नाकामी है उबैद, आपको लगता है कि ये उसको भूल कर हमें खेलना होगा। ये एक नया वेंचर है, एक नई आप कह लीजिए एक एनर्जी के साथ जाना होगा, पुरानी चीज़ों को भूल कर जाना होगा। सो लेट्स सी, एक नया दौरा है तो उसमें टीम की भी कोशिश होगी कि नए तरीके से जाए, पुरानी चीज़ों को भूल जाए। और वो ये ओडीआई था, वो टेस्ट सीरीज है, और कुछ नया होने जा रहा है। कप्तान चेंज हो गए, कप्तान चेंज हो गया, बाकी सारे मामलात हैं। तो एक कप्तान का अब टीम एज ए बैटर खेलना और एक नए कप्तान का टीम को लीड करना, मामलात अच्छे रहते हैं या नहीं रहते ये तो खैर ये टूर साबित करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर होता बड़ा मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जितना इंडिया के लिए अपने होम ग्राउंड में मैच को जीतना बन गया था। भारत सारे मैच जीता लेकिन फाइनल हार गया। तो खैर ये तो कमिंस का आप कह लीजिए दावा था मैच से पहले, और फिर वो उन्होंने मैच में कर भी दिखाया। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस जो हैं वो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को दाद भी देते रहे, दूसरी तरफ अपनी टीम को उन्होंने डांट पिलाई। कहा कि पैट कमिंस ने जो कहा वो कर दिखाया, लेकिन हमारे वालों ने फाइट ही नहीं की। कैसे खेलते हैं ये, किस तरह से जीते हैं ये 9 मैच अपने, 10 मैच अपने। तो लोगों के जज्बात, हकीकी जज्बात अनएडिटेड आपके सामने। तहकीकात के लिए अडयाला जेल पहुंची हुई है, अभी तक उससे तहकीकात का सिलसिला जारी है। मजीद जो है 3 लोग जो है वो और भी तहकीकात के लिए इस वक्त अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। नैब टीम ने 15 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तफ्तीश जो है वो शुरू कर रखी है। ज़राए जेल का मजीद ये कहना है कि ये जो टीम है ये 21 नवंबर तक जो इसकी तहकीकात करेगी, क्योंकि अदालत ने ये कह रखा है कि ये 21 नवंबर तक इसकी तहकीकात का सिलसिला जारी रहेगा। जज की तरफ से ये कहा गया था कि ये तहकीकात अडयाला जेल के अंदर होगी, और अभी तक जो है तहकीकात रोज की बुनियाद पर सिलसिला इस वक्त जारी है। मजीद देखना है कि ये तहकीकात में क्या सामने आया। अभी जो 4 लोग इस अडयाला जेल में पहुंचे हैं, उनमें पहुंचने वालों में से जो है मियां उमर नदीम है, आसिफ मुनीर है, वकार अल हसनैन और वकार अली शामिल हैं, जो तहकीकात के लिए इस वक्त अडयाला जेल जो है वो अभी तक अंदर मौजूद है। हमारे जरा इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो जेल इंतजामिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि तहकीकात का सिलसिला अभी जारी है। अच्छा, तहकीकात का सिलसिला बता रहे हैं कि 21 नवंबर तक जारी रहेगा और रोजाना की बुनियाद पर ये तहकीकात भी हो रही हैं, तो तफसीलात अब तक क्या सामने आई हैं इस हवाले से?
बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि तहकीकात में क्या कुछ अभी तक सामने आया। अभी तक जो नैब की टीम है उन्होंने हमें तक किसी किस्म की कोई भी अभी तक बाहर कोई ऐसी बात जो है वो सामने नजर नहीं आई कि क्या तहकीकात उसमें शामिल हुई हैं। मे भी हो सकता है कि जब 21 तारीख जब आएगी तो जो डेडलाइन दी गई है, मे भी अगर इसको बढ़ाएं, अगर हो सकता है ये 21 तारीख को जो तहकीकात इनकी कंप्लीट होंगी उसके बाद कोई चीज जो है वो मंजर आम पर आएगी, पता ये चलेगा कि क्या ये 21 तारीख को भी वो देते हैं या मजीद अदालत इसको एक्सटेंशन जो है वो देती है। अभी इसमें कुछ कहना काबिल वक्त है कि कोई तहकीकात, ठीक है, यानी 21 नवंबर तक की तहकीकात होनी है, लेकिन अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है तहकीकात का जो दायरा कार है उसे बढ़ाया जाए और इसके बाद भी तहकीकात हो सके। बहुत शुक्रिया चौधरी सजाद, हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। तहकीकात तो होंगी बहुत सारे मामलात की जिन पर सवालात मौजूद होते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को हक महर न देने पर शौहर पर 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम अज़ कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया? निकाहनामे में लिखे 5 लाख हक महर 6 साल तक अदा न करने पर चीफ जस्टिस ने वकील दरख्वास्त गुजार की भी सरजनिश कर दी। बोले आपको अब 10 लाख अदा करने का हुक्म जारी कर दें ताकि आइंदा ऐसे केसेस अदालत में ना लाएं। 1 माह में हक महर अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करने का हुक्म दे दिया गया। तो 5 लाख रुपए हक महर तय हुआ, 6 साल हो गए, हक महर अदा नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया और वकील को भी कहा कि आपको फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना करते हैं ताकि फिर आप भी आइंदा इस तरह के केसेस ना लाएं और अदालत का वक्त ज़ाया ना और करें। इस तरह के केसेस के बाद सबको ये नहीं बुनियादी चीज़ ये है कि फौरी तौर पर उसकी अदायगी होती है या उसमें एक सूरत होती है कि होना वक्त ही मिलता है चाहिए, होना ही उतना चाहिए जितनी इस्तात हो और फौरी तौर पे अदायगी जो है वो उसकी हो जानी लेकिन चाहिए। जब तक वो निकाहनामे पे बड़े बड़े रकम नहीं लिखवा देते ना, 50 लाख 40 लाख 30 लाख, वो समझते हैं वो ईगो सेटिस्फाई नहीं होती। हमारे यहाँ ये कल्चर, इसकी भी जो है ना खैर नफी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं सियासी कल्चर। बिल्कुल ऐसे ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी जिन्होंने आज गुफ्तगू की है और इलेक्शन के हवाले से ही बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से पहले नताइज तय करने में अगर करने हैं तो फिर इंतखाबात का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो आने वाला वज़ीर आज़म कोई मसला भी हल नहीं कर सकेगा। लाहौर में एक जलसा करने वाले 2/3 की बातें कर रहे हैं, हुकूमत से निकलते ही नारा लगाते हैं मुझे क्यों निकाला, दूसरों को जेल भिजवाने वाला आज खुद जेल में है। यानी उन्होंने तंज़ो तनकीद की है और एक जानी मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया, दूसरी जानी तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया। क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिए। वो जो किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है उसको, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। इक़्तिदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, जमहूरियत भूल जाते हैं, जेल में आ जाते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो अयूब खान इससे बेहतर लीडर नहीं था। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो की तरह बनना की शौक बन जाता। जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो आइन को भी याद आते हैं, उनको जमहूरियत भी उनको याद आता है। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, हम देखते हैं कि अवाम कौन सा फैसला करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल में कि वो लोग जो बाय इलेक्शन से भागते थे, खौफ के डर के मारे भागते थे, जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनकी गुफ्तगू आपके सामने है और आम इंतखाबात जीतने का मिशन है। मुस्लिम लीग नून भी डेफिनेटली हक रखती है कि वो कोशिशें करे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाने का फैसला किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से एक तो मरी चले गए, सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ सफ़रात से उनकी मुलाकातें भी यहाँ पर शेड्यूल हैं। ये मुलाकातें रूटीन का हिस्सा होती हैं सफ़रा से, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से भी एक अहम मुलाकात एक्सपेक्टेड है और बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा है उसको भी तरतीब दिया जाएगा, उस पर भी गौर खौज होगा, मुशावरत होगी। यकीनी तौर पर इसमें जो गो टू पर्सन है वो अमीर मकाम है, वो उन्हें बताएंगे कि
क्या हालात हैं और क्या मामला हैं और कब उन्हें आना चाहिए। अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेज में सदाओं के खिलाफ अपीलों के केस में कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होने जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो कहती हैं कि मुखालिफिन जान चुके हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। पिछले 5 साल निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ होता रहा, लोगों की पगड़ियाँ उछालने वाले चेहरे अब कहाँ हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है। बिल्कुल ऐसे वो इसलिए गायब है कि ये ड्यूटी अब किसी और की लग गई है। खैर, सिराजुल हक जो है वो कहते हैं अगला वज़ीर आज़म जमात इस्लामी से होगा। और इस बीच जो हमारे मामलात हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और चल रही हैं। तो इतनी संजीदगी, हम भी इंतखाबात को लेकर वैसे एक्साइटेड भी हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। और यहाँ पर जब आप मुख्तलिफ शॉर्ट सुन रहे होते हैं तो यहाँ पर हम भी एक तय कर रहे होते हैं कि 28 जनवरी को होने चाहिए थे, 8 फरवरी को होने चाहिए थे। खैर, सिराजुल हक साहब का जो दावा है वो सुन लें जरा आप जल्दी से, और इस बारे में बता दीजिएगा वापस आते हुए। यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की जितने इदारे, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या एहतसाब के इदारे हो, ये अपने हल्फ के मुताबिक गैर जानिबदार रहे। इसलिए कि ये किसी पार्टी के नहीं हैं, ये 25 करोड़ आवाम के हैं। सिराजुल हक की गुफ्तगू आपने सुन ली है। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इंतखाबात 2024 के लिए उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम में नज़रिया पाकिस्तान, मुल्की सालमियत के खिलाफ बात करने पर पाबंदी है। इज्तिमात, पोलिंग स्टेशन के अतराफ हवाई फायरिंग, पटाखों की भी इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ हथियार और आतिशी असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। कौमी असम्बली उम्मीदवार पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद अखराजात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबाई असम्बली का उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज़ायद खर्च नहीं कर सकेगा। और ये तो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं। हम देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम जमातें एतमाद का इजहार कर रही हैं इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन अपनी जीत के लिए भी खासी पुरुमीद हैं। रफ़ीक रजवाना साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो हम देख रहे हैं खासी एक्टिव नज़र आ रही है। मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं जो मुखालिफिन हैं वो जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। क्या वाकई ऐसे जानते हैं मुखालिफिन? देखें जी, खौफ तो मियां नवाज शरीफ साहब जब आए हैं ना बरतानिया से वापस और उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया, खौफ की बात तो, खौफ का लफ्ज मुझे मुनासिब नहीं लगता। साफ ज़ाहिर है जो सियासी हरीफ होते हैं वो एक दूसरे को गेज तो करते हैं, अंदाजा तो लगाते हैं, तो अंदाजे हर किसी के अपने अपने हैं। तो हम तो समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की साहब की जो मकबूलियत है, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं, और जिस तरह से हमारी पिछली कारकर्दगी रही मखलूत हुकूमत से पहले वाली, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अवाम की अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देगी और इंशाअल्लाह अक्सरियत मिल गई और हुकूमत बनाने की पोजीशन में इंशाअल्लाह हो गए तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म होंगे। अब इस पे दूसरी जो जमातें हैं उनका अपना अपना एक मौक़िफ़ है। बिल्कुल ऐसे ही रिजवाना साहब, दूसरी जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी अभी भी ये कह रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और वो इस चीज़ का बहुत शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजारिश ये है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो जब मैच शुरू होगा तो फील्ड होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, अभी कोई इलेक्शन शेड्यूल आया, 8 फरवरी की एक तारीख भी है, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर का प्रोसेस है, वहाँ कोई ऐसी बात होती है और बातें होती हैं। हमारा इसमें क्या कोई अमल दखल है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और निगरान हुकूमत उसको असिस्ट करेगी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांगे जिनसे मांगते हैं, जिनसे उनको वो खदशात है, हम तो जो है ना इक्वल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं बस। रिजवाना साहब, ये भी तनकीद हो रही है मुस्लिम लीग नून पे, ये जो अलायंस हो रहा है मुस्लिम लीग नून का, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून अकेली इंतखाबात नहीं लड़ सकती जो अलायंस कर रही है? क्या जरूरत पेश आ रही है अलायंस की? लेकिन अगर तो हमने मशावरत माननी है मुखालिफ पार्टियों की, फिर तो हमने सियासत कर ली और सियासी जमात भी चला ली, ठीक है ना। अगर उनकी मशावरत से चलना है तो ये तो अपनी अपनी एक गेम है, क्यों नहीं इत्तेहाद जो है पहले बन जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और बन रहे हैं लोग जो इत्तेहाद कर रहे हैं वो भी जहांदीदा लोग हैं, सियासी लोग हैं,
और वो दूरंदेशी भी देखते हैं, वो देखते हैं कि किस पार्टी की पॉपुलैरिटी है, तो उन्होंने फैसला किया है। उस पर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जब इनके साथ मिलने का इरादा था बाप पार्टी का बलोचिस्तान से, उस वक्त तो बड़े खुश थे। अब जब ये हो गया तो अब बड़े नाराज हैं। ये तो सियासी गेम है, चलने में गेम है, इसमें ऐसी कौन सी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब आपके वक्त का। और आप बता रहे थे कि जब इल्हाक की बात होती है तो जब खुद से इल्हाक हो रहा था तब तो बड़े खुश थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून से इल्हाक शुरू हुआ तो फिर खासे शिकवे शिकायतें नज़र आनी शुरू हो गई। हम वापस आएंगे ब्रेक। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी हम बात कर लेते हैं कराची और रंगी टाउन में पेश आए एक वाक़े की। ताजिर के घर पे डकैती का ये वाक़या पेश आया था और वारदात में पुलिस एहलकार मुलविस निकले। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की शनाख्त भी हो गई है। वारदात में ज़ेरे तरबियत डीएसपी के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है और ज़ेरे तरबियत डीएसपी के बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले से गैर कानूनी छापामार कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ताजिर के घर पे डकैती की ये वारदात हुई थी। मुतासरा खानदान ये कह रहा है कि मुलजिमान करोड़ों रुपए मालियती सामान और नकदी लूट कर फरार हुए। मुलजिमान सादा लिबास और पुलिस वर्दियों में थे। पुलिस ने 50% लूटा गया जो सामान है वो वापस कर दिया है। मुकदमा दर्ज ना करवाने का कहा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी को इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये मामला है औरंगी टाउन का कि जहाँ पर पुलिस पार्टी ने सादा लिबास में और इसके अलावा कुछ लोग पुलिस की वर्दियों में भी थे और ज़ेरे तरबियत डीएसपी जो है उन्होंने ये कार्रवाई। ज़ुहैब जिएजा हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं तफसील जानने की कोशिश करते हैं। ज़ुहैब, इब्तदाई तौर पर बताइएगा कि ये जो दावा एक तो फैमिली की तरफ से हो रहा है करोड़ों रुपए नकदी, कुछ जेवरात और सोना वगैरह, ये दुरुस्त भी है? इसको इस पहलू से भी देखा जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये ज़ेरे तरबियत डीएसपी साहब की ट्रेनिंग यही है कि वो छापे मारें और जाकर लोगों को लूटें? उनकी ट्रेनिंग में कहीं मैनुअल में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये भी करना है? जी देखिए, बिल्कुल ये अलमिया है कि एक ज़ेरे तरबियत डीएसपी और वो भी असर रसूख रखने वाले, चूँकि इतना बड़ा उनको इलाका दे दिया गया जो कि कभी भी ज़ेरे तरबियत डीएसपी को नहीं दिया जाता। सिर्फ इसलिए दिया गया चूँकि वो असर रसूख रखते थे, उनका एक सियासी बैकग्राउंड है, उसी की वजह से वो भर्ती भी हुए थे। और मेरिट पर भर्तियाँ नहीं हुई बल्कि मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये 200 के करीब डीएसपी थे जिन्हें भर्ती किया गया था असर रसूख की बिना पर। उसमें एक डीएसपी उमैर भी थे जिनका नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डीएसपी खुद इस रेट में मौजूद थे और अपना ज़िला छोड़ के एक दूसरे ज़िले में, जिसको मुखबर ख़ास ने बताया कि यहाँ पर पैसे मौजूद हैं और उसकी इतला पर वो खुद भी अपनी गाड़ी में चले गए, जो कि सीसीटीवी में वाज़े तौर पे सबूत ज़्यादा ज़ेरे तरबियत मालूम होते हैं और कच्चे मालूम होते हैं डीएसपी साहब। जी देखिए, ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आए और यही आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची और जो मातहत अफसरान होते हैं, इस तरह के जो अफसरान होते हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अब तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। अगर यही कोई निचले दर्जे का अफसर होता है, यानी कि कुछ और होता। अच्छा जरा ये बताइए कि फैमिली का क्लेम क्या है, उनका क्या बताना है कि कितना सामान उनसे छीना गया, क्या क्लेम करते हैं वो, कितने का उन्हें नुकसान हुआ और कितना वापस मिल गया? जी देखिए, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम में बताई जाती है और 80 तोला सोना है जो कि उन्होंने लूटमार के दौरान जो वो लूटा था। और जरा ये बताते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख के करीब रकम है वो डिफेंस थाने में बैठ के जो है वो दी जा चुकी है। और डिफेंस थाने में इसलिए रकम दी गई चूंकि रेट पे एसएचओ डिफेंस भी जो है वो मौजूद था और वो भी इसमें बराह रास्त इनके साथ जो है वो मुलविस था। उसके पास जो है उस फैमिली को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाव में लिया जा रहा है कि किसी तरह वो दरखास्त वापस ले ले, मुकदमा दर्ज ना कराए और किसी तरह असर रसूख रखने वाले डीएसपी को जो कि ज़ेरे तरबियत उमैर उसको बचाया जा सके। और 80 तोला सोना है, कुछ पैसे वापस कर दिए हैं, कुछ सोना वापस नहीं किया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो घर से उठाई गई जो कीमती थी वो भी वापस जो है वो नहीं की गई हैं। आईजी सिंध ने तहकीकाती कमेटी तो बना दी है लेकिन अब तक तहकीकाती कमेटी भी कोई फैसला नहीं कर सकी है। हत्ता के मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला नहीं किया जा सका है कि मुकदमा किस पर दर्ज किया जाए। सिर्फ डीएसपी मौजूद नहीं थे बल्कि उसके साथ बहुत सारे सिपाही भी मौजूद थे, पूरा स्क्वाड था। किसी के खिलाफ तो अब तक कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता आप बता रहे हैं कि 2 करोड़ 10 लाख की नकदी थी, 80 तोला सोना था, इसमें से कुछ 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस कर दिए गए हैं और अभी तक मुकदमा अलबत्ता दर्ज नहीं हुआ है। सीसीटीवी मौजूद है। एक ज़ेरे तरबियत डीएसपी हैं उमैर, उनका बताया जा रहा है कि वो मुबैना
तौर पर यहाँ पर मौजूद थे, SHO डिफेंस भी थे मुबैना तौर पर, और ये सारी कार्रवाई हुई। लेट्स सी मुकदमा कब होता है, तहकीकात में क्या पता चलता है। ये बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात करते हैं, जिनकी सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ख़त काउंसिल में पेश किया और सुप्रीम कोर्ट में दायर आइनी दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा भी की गई है। तो चीफ जस्टिस की सरबराही में ये तमाम मामला तय पाए। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से भी बात की। सुप्रीम कोर्ट में दायर आइनी दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है उसे मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास था जो कि हो रहा था। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मज़ाहिर का ख़त काउंसिल में पेश किया और कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा भी की गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनकी सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास हो रहा था। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ख़त काउंसिल में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर आइनी दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की गई है। अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, और इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया और जो काउंसिल की कार्रवाई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, उसे रोकने से मुतालिक उन्होंने इस्तदा की है। फ़रीक़ैन उन्होंने नामज़द किए हैं, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी है। तो आज के दिन जो कार्रवाई थी उसमें एक वक्फ़ा भी लिया गया था और उनका जो मामला है वो अभी तक सुना नहीं गया है। इस वक्फे के बाद की जो कार्रवाई वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सारा मामला जो है वो इस तरह से जा रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उनके खिलाफ मामले को मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दिया गया, जबकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला अभी देखा जाएगा इन डेप्थ क्या उसका नतीजा निकलता है। खैर, एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। लाहौर डिफेंस फेज 7 में 6 अफराद की मौत का जो वाक़या पेश आया था, अफसोसनाक वाक़या, उसमें अब एक और अहम पेशरफ सामने ये आई है कि पुलिस ने ड्राइवर अफनान के साथ फ्रंट सीट पे बैठे दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश के मुताबिक इब्राहिम ने ये तस्दीक भी कर दी है कि गाड़ी अफनान ही चला रहा था। अफनान का आज पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा। वक़्वा के वक्त गाड़ी में 4 दोस्त अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे और मुकदमे के मुद्दई रफ़ाकत और मरकज़ी मुलजिम अफनान और उसके पकड़े गए दोस्त इब्राहिम से DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने अपने दफ्तर में पूछताछ भी की है और कम उम्र ड्राइवर अफनान डिफेंस फेज 7 में तेज़ रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारकर एक ही ख़ानदान के उन्होंने 6 अफराद को अबदी नींद सुला दिया था। उसके बाद हम देख रहे थे कि जो कम उम्र ड्राइवर्स थे और वो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी भी पकड़ धकड़ हो रही थी और ट्रैफिक पुलिस भी खासी एक्टिव नज़र आ रही थी। वज़ीर आला पंजाब ने भी कुछ अहम हिदायत इस हवाले से जारी की थी, लेकिन इस केस से मुतालिक अब ये पेशरफ सामने आया कि जो ड्राइवर के अकेला नहीं था, बल्कि 4 लोग थे और उसमें से एक शख्स जो पैसेंजर सीट पर था अफनान के साथ, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी पूछगछ की जा रही है। मनाजिर आपने देखे हैं। अलबत्ता जिस तरह जवेरिया जिक्र कर रही थी कि इस वकूए के बाद कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस जो ड्राइव कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ी से जारी है और पकड़ धकड़ तेज़ हो चुकी है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। लाहौर में कम उम्र ड्राइविंग पर 2600 से ज़ायद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 900 मुकदमात हुए हैं। सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो थानों में बंद कर दी गई हैं। कम उम्र बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। पुलिस हुकाम की वालिदैन से 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने देने की हिदायत की जा रही है। उधर रावलपिंडी में भी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। ना सिर्फ उम्र 18 साल हो, बल्कि ये मेक श्योर करना है कि उनके पास लाइसेंस भी हो। लाइसेंस के बगैर भी भले 18 साल से ज़ायद के ही क्यों ना हो, गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। ये जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी सख्ती से खिलाफवर्जी है। ये ना सिर्फ उनके लिए खतरनाक बात है, बल्कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपने साथ साथ वो दूसरों की ज़िंदगी को भी दाव पे लगा देते हैं। 6 लोग अबदी नींद सुला चुका है ये कम उम्र ड्राइवर। खैर, इस हवाले से अब तहकीकात हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान अफगान हुकाम से कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहा। अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी के बदले हथियार और बदअमनी मिली, ये कहा गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की जानिब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी का मुखालिफ है और अगर दहशतगर्दी के वाक़यात ना रुके तो दहशतगर्दों को घर में घुस कर मारेंगे। अफगान तालिबान ने असलहा है वो अपने फ्रांचाइज TTP को जो है वो हवाले किया है, जो ख़ुद एक इस बात की अमर है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो सजेस्ट कर रही हैं वो सही है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लेवल पे उनके साथ इंगेजमेंट है। इसी तरह जो रिपाट्रिएशन का प्रोसेस है, फ्लैग मीटिंग के लेवल पे दोनों बॉर्डर्स में, चाहे वो चमन का बॉर्डर हो या पेशावर का तुरखम बॉर्डर हो, हमारी इंगेजमेंट है।
लेकिन डबल गेम पाकिस्तान से के साथ करना इस हवाले से ये अफसोसनाक है।